आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, वन लाइन डेफिनेशन, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और इन शॉर्ट इसको हम ROR से लिखेंगे। किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का एक लाइन में आंसर है, इट इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वो आगे देखते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला टॉपिक यही हो जाता है, व्हाट इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द चेंज इन कंसंट्रेशन या द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, और प्रोडक्ट। द चेंज इन आइदर कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to the change of time। आगे लिख देंगे इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली हम ये देखते हैं, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में हमें कितना कंसंट्रेशन चेंज ऑब्जर्व हुआ, कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, या कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और नोटेशन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का नोटेशन क्या हो जाएगा, dC/dt। एज पर डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो डीसी मीन्स क्या, डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन C2 - C1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। आप ऐसे देखेंगे, डीसी मीन्स C2 - C1 डिवाइडेड बाई dt मीन्स T2 - T1। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल नोटेशन है। और देखो, एक एज ए रेफरेंस हम ये भी सेट करते हैं, रेट इज ऑलवेज गिवन पॉजिटिव साइन। कभी भी रेट का आंसर नेगेटिव नहीं होगा। और इसलिए ना, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर हम माइनस साइन यूज करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के दो नोटेशन यूज करेंगे, आइदर +dC/dt या -dC/dt। हम इस तरह से लिखते हैं कि हम कहीं पर -dC/dt यूज करते हैं, कहीं पर +dC/dt यूज करते हैं। तो आप ऐसे डिफरेंशिएट रखेंगे, जब भी रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो -dC/dt आएगा, और प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में -dC/dt, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में +dC/dt। आप ऐसे याद रखेंगे, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर पॉजिटिव, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रेट का साइन कन्वेंशन हमने इस तरह से फिक्स किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिख लेंगे एक बार, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास। आगे फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिखा हुआ है। फर्दर क्लासेस में हम इसको इन शॉर्ट LOMA ही लिखने वाले हैं। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट आप ऐसे समझो, मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, A+B विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट P विद रेट कांस्टेंट K। और यहाँ पर ये स्मॉल b क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जो A के साथ लिखा हुआ वो A का स्टोइकियोमेट्रिक, और B के साथ जो लिखा हुआ वो B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। Then this law states that the rate of any reaction is directly proportional to the multiplication of the molar concentrations of A and B, या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं। और माइंडेड, इनकी पावर्स में ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही आते हैं। फिर हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो R=K A⁻A एंड B⁻B। तो ये जो हमने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट। किसी भी रिएक्शन का रेट उसके सभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है, और पावर्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आते हैं। किसमें? लॉ ऑफ मास एक्शन में। और देखो, इसी के साथ में हम ये भी सीखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक टर्म आती है रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन शॉर्ट हम RLE ही लिखेंगे, बस एक बार फुल फॉर्म लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सेम इसी रिएक्शन के लिए
जो हमने लिखा हुआ है ए प्लस बी विद द फॉर्मेशन ऑफ पी रेट कांस्टेंट के, इसी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, यहां तक सेम है, रेज टू सम पावर्स which are called the order of reaction with respect to that particular reactant. मीन्स डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस कहां पर है, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या लिखते हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्री होता है वो सेम पावर में आता है, बट यहाँ पर एक ही पावर में एक ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पावर्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो इतना डिफरेंस है। लॉ ऑफ एक्टिव मास में पावर्स में क्या आते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या आते हैं, यहाँ पर ये ऑर्डर आते हैं। आगे आप लिख देंगे आर इक्वल्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया के ए रेस टू द पावर एल और बी रेस टू द पावर एम आ जाएगा। और ये साथ में बता देंगे आप ए एल और एम क्या लिया हुआ है, हेयर एल इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। और देखो ना आगे ये बहुत लिखना टाइम टेकिंग होता है, आगे से सबको हम ऐसे लिखा करेंगे बस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका मीनिंग आप ये लगाएंगे। तो ऐसे इन शॉर्ट एम क्या है यहाँ पर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, इन शॉर्ट नोटेशन हम ऐसे लिखेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके कंप्लीट है। अच्छा इसके साथ देखो नेक्स्ट इसी में देखेंगे आप एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो देखो एलिमेंट्री रिएक्शन मींस द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन वन स्टेप ओनली, ऐसे याद रखेंगे आप डेफिनेशन लिख लेंगे, द रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन वन स्टेप ओनली आर कॉल्ड elementary reactions, and for such reactions molecularity will be equal to the order। इस टाइप के रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपस में इक्वल होते हैं, किसके, एलिमेंट्री रिएक्शंस के, मॉलिक्यूलरिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन का। तो आप देखो ध्यान से, बाई चांस ये वाला रिएक्शन एलिमेंट्री होता है तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ये ही यहाँ पर पावर में सेम आ जाते हैं, दैट मीन्स उस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम हो जाता। तो हम ये भी स्टेट कर सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है आगे, और देखो जैसे एलिमेंट्री रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है, इसी के जस्ट अपोजिट एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है, एक इसी टाइप से कॉन्सेप्ट यहां पर साथ के साथ लिख लेंगे आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। आप पूरा टर्म लिखेंगे, आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं, दैट मींस मल्टी स्टेप रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर द मल्टी स्टेप रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को हम मल्टी स्टेप रिएक्शंस लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक जनरल टर्म फॉर इस तरह की कोई रिएक्शन लिया हुआ है ए प्लस बी विद द फॉर्मेशन ऑफ सी और प्लस डी। एक जनरल एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट की है कि इस तरह का कोई इक्वेशन यदि हमको देता है और हमसे कहता है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन, तो देखो नथिंग, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स का, माइंडेड सभी पार्टिसिपेंट्स का डी बाई डी टी लिख देंगे आप, कुछ नहीं करना। देखो आप वर्ड्स पे ध्यान रखना, जो आप ट्रिक है यहाँ पर, आपको सभी पार्टिसिपेंट्स का डी बाई डी टी लिखना है। मैं इसको लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ ए, सेम बी के लिए डी बाई डी टी ऑफ बी, सेम सी के लिए डी बाई डी टी ऑफ सी। सभी का पहले हमने डी बाई डी टी लिख दिया है, और ऐसे डी बाई डी टी ऑफ डी, सभी का डी बाई डी टी लिखा। ठीक है उसके बाद आपको पहले बता दिया है यदि रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन आएगा, इन केस ऑफ रिएक्टेंट माइनस साइन, और प्रोडक्ट के केस में प्लस साइन आता। बेशक अब इसको दिखाओ या मत दिखाओ, प्लस लिखा हुआ है तब भी प्लस है, नहीं लिखा हुआ तब भी साइन प्लस ही कंसिडर करते हैं। तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया, पहले डी बाई डी टी लिखा, फिर रिएक्टेंट्स के लिए माइनस साइन लगाया और प्रोडक्ट्स के लिए प्लस साइन लगाया। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं
एक्चुअली इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ए के साथ 1/a आएगा, बी के साथ 1/b आएगा, सी के साथ 1/c आएगा और डी के साथ 1/d आएगा। तो इसको बोलेंगे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। तो फिर से देख लो, सभी पार्टिसिपेंट का डी बाई डी टी इक्वल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस साइन आएंगे, राइट हैंड साइड के लिए प्लस साइन आएंगे और स्टोइकोमेट्री का रेसिप्रोकल हो जाता है। और सब कुछ के इक्वल रेट कांस्टेंट के, और ए की पावर ए का ऑर्डर, बी की पावर बी का ऑर्डर। जो भी ऑर्डर आएगा वो एक्सपेरिमेंटल आता है, वो देखेंगे कैसे करना है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द रेट लॉ एक्सप्रेशन या कंप्लीट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी टू सी प्लस डी। सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। और एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर पहले से है स्लाइड पर शायद। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन से इस तरह के क्वेश्चन आता है। एक रिएक्शन दिया हुआ है ट्वाइस ए प्लस बी टू 3z, और आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए दिया हुआ है एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन का टाइप यही है कि कुछ पार्टिसिपेंट में से किसी एक या दो का रेट आपको देगा और किसी दूसरे का रेट आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रेट लॉ एक्सप्रेशन की कॉन्सेप्ट से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। आपको कुछ नहीं करना, अब बस ये देखो कौन कौन से पार्टिसिपेंट को हमको आपस में कोरिलेट करना है, ए और जेड को। या आप ऐसे करो, जैसे भी आपको जनरल स्टेप बताया हुआ है, आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दो। और रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना आता है, पहले ए का डी बाई डी टी माइनस साइन आएगा, करेक्ट है। और साथ में स्टोइकोमेट्रिक का रेसिप्रोकल 1/2 भी आएगा। यहाँ पर वन कोफिशिएंट है, वन का रेसिप्रोकल लिखना चाहो तो वन लिख सकते हो, माइनस डी बी बाई डी टी आएगा। और इसके बाद राइट हैंड साइड 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और प्लस आएगा dz बाई dt। अब हमको किसका यूज करना है, ए और जेड का, क्योंकि रीडिंग क्वेश्चन में हमको ए और जेड का कोरिलेट टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल कर देंगे बस। ठीक है ना, बीच वाले टर्म का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का यूज करना है हमको। तो देखो पहले टर्म से 1/2 के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या क्वांटिटी है, दिस इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां लिखते हैं ये जो एक्सप्रेशन है किसका, इट इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, करेक्ट। इक्वल्स यहां से लिख रहे हैं देखो 1/3, और ये जो क्वांटिटी है प्लस में फॉर्मेशन हुआ है, इस क्वांटिटी का मीनिंग क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड। अब बस यहां से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, 3 ऊपर आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए, जिसका रीडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन से रीडिंग यूज कर लो आप, वो रीडिंग आपको दिया हुआ था 3/2, और ए का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 इंटू ये दिया हुआ देखो 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे काटेंगे नहीं वैसे। और 3 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी द राइट आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड आई थिंक ये ऑप्शन पहला वाला ही मैच कर रहा है, करेक्ट है ना, 3 × 10⁻⁻⁴। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आगे स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, इस एक्चुअली इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स ए मैथमेटिकल नंबर which signifies the change of या the effect of concentration change on rate of reaction। तो एग्जैक्टली ये डेफिनेशन काफी हेल्पफुल है। ऑर्डर में एक नंबर होता है जो आपको बताता है कि कंसंट्रेशन में इतना चेंज किया तो रेट पर क्या इफेक्ट होगा। अब एक स्टेटमेंट देखो, जनरल लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर, रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट है।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो आप, आर इक्वल्स के और ए रेस टू द पावर ऑर्डर, मान लो एल से इंडिकेट किया। अब आप ऐसे देखो, मान लो बाई चांस, एक्सपेरिमेंटली करते हैं वैसे, पर आपको कहीं से पता चल गया कि ऑर्डर वन है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू वन हो जाएगी, और उस केस में इसको क्या लिखेंगे आप, आर इक्वल्स के और इनटू ए। अब ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में इन केस आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, तो डबल करने से रेट भी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा ना। आप ऐसे देखो इसको, यस, जैसे आपने यहाँ पर इस कंसंट्रेशन के प्लेस पर ही, तो मान लो इनिशियल रेट है, आपने सेकंड रीडिंग किया और कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। अब जब टू को बाहर निकालोगे आप, तो टू का फैक्टर आउटसाइड आ जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ इट इज नथिंग बट इट इज द, तो रेट कितने टाइम्स हो गया, टू टाइम्स हो गया। रिएक्शंस जहां पर कंसेंट डबल करने से रेट भी डबल हो जाता है, उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आप देख लो, कंसंट्रेशन डबल से रेट भी डबल हो गया, तो कैसे रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे देखो, हमने पावर में क्या लिया हुआ था, वन लिया हुआ था, तो आप स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, और इन स्टेटमेंट को एक्चुअली हम लिखेंगे। मान लो कंसंट्रेशन है, या मैं इसको अगले स्लाइड से करता हूँ। देखो, आप एक साइड लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन चेंज, और एक साइड लिखेंगे आप इफेक्ट ऑन रेट। कंसंट्रेशन चेंज का रेट पर क्या इफेक्ट होगा, और इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिख पाएंगे हम। ठीक है, और यहां से फिर हम देखेंगे किस तरह का चेंज होता है, टाइप ऑफ चेंज, रिएक्शन में किस तरह के चेंजेस हमको ऑब्जर्व होने वाले हैं। करेक्ट है, करते हैं। ठीक है, इस तरह की एक टेबुलर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सभी ऑर्डर के लिए लिखेंगे इसको। इस तरह की पार्टीशन आप कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर से लेके सेकंड थर्ड ऑर्डर तक की बात करेंगे हम। तो अब ऐसे देखो, मान लो ऑर्डर आपको पहले से पता है कि फर्स्ट है, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा, के ए रेस टू द पावर वन। अब यहां से क्लियर दिख रहा है, इनकेस आपने कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी चेंज आपने कंसंट्रेशन में किया, वही चेंज आपको रेट में भी ऑब्जर्व होगा। आप यहाँ पे थ्री करेंगे तो थ्री बाहर आएगा, इसको बोलेंगे हम लीनियर चेंज। दिस विल बी नोन एज लीनियर चेंज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन है, द रिएक्शंस इन विच ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट द रेट बिकम्स डबल आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब सोचो, आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, आर इक्वल टू के ए रेस टू द पावर टू हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो बाई चांस आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन को डबल किया, तो देखो आउटसाइड क्या निकलेगा, टू की पावर टू निकलेगा, और टू की पावर टू क्या हो जाता है, फोर हो जाता है। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन केस कंसंट्रेशन डबल करने से रेट यदि फोर टाइम्स होता है, या ट्रिपल करने से थ्री का स्क्वायर कितना है, नाइन टाइम्स हो जाता है, दैट मीन्स स्क्वायर चेंज होता है, एन करने से एन स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड इट विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक चेंज। इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक चेंज। करेक्ट है, क्वाड्रेटिक चेंज होगा। और इसी टाइप से फिर आप लिख कर दिखा दोगे, आर इक्वल टू के ए रेस टू द पावर थ्री, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, कंसंट्रेशन डबल करने से टू की पावर थ्री बाहर में एट टाइम्स हो जाएगा, थ्री करने से थ्री की पावर थ्री में 27 टाइम्स हो जाएगा। बस जो भी आपने चेंज यहाँ पर किया हुआ, उसकी पावर थ्री में चेंज मिलेगा। इसको बोलेंगे हम क्या, क्यूबिक चेंज। दिस विल बी नोन एज क्यूबिक चेंज। ठीक है, और लास्ट एक रिजल्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहां पर एक्चुअली क्या लिखेंगे आप, के ए रेस टू द पावर जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो तो वन ही होता है ना, तो सिंपली क्या बचेगा, रेट विल बी कांस्टेंट। दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, कोई भी टाइम्स कर दो, बट रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज नोन एज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन है। ऐसे रिएक्शंस जिनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड नहीं करता है, दोज आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखो, इस टेबल का ना आपको बहुत अच्छा यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, शॉर्टकट है, इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, बस एक लिमिटेशन ध्यान रखेंगे आप, ये टेबल आपको तभी यूज करना है जब आपको जिसका ऑर्डर निकालना उसका कंसंट्रेशन वेरी हुआ है, और बाकी सभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
कांस्टेंट है। इसको ध्यान से देखना आप, इस टेबल की लिमिटेशन, मान लो ऐसा दिया हुआ है A+B+C2 प्रोडक्ट, और आपसे कहता फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो आपके पास ऐसे दो रीडिंग होना चाहिए जिसमें केवल ए चेंज हुआ है और बाकी बी और सी क्या है, बी और सी कांस्टेंट है, सही ना। ये ध्यान रखेंगे आप, यदि बी का ऑर्डर निकालना है तो ऐसी दो रीडिंग होनी चाहिए जिसमें केवल बी चेंज हुआ है, ए और सी कांस्टेंट है। तो ये टेबल तभी अप्लाई होगा जब एक बार में एक पार्टिसिपेंट कंसंट्रेशन चेंज दिखाता है, बाकी सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। आप बोलेंगे यदि ऐसा नहीं ऑब्जर्व हुआ तो फिर एक जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, जहां पर ये टेबल एप्लीकेबल नहीं होगी वहां पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, R2/R1 इक्वल C2/C1 पावर L ऑर्डर। अब मान लो कोई रिएक्शन A+B+C थी, तो पहला पार्टिसिपेंट, सेकंड पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, मान लो 3 पार्टिसिपेंट थे, तो C2/C1 एंड ये थर्ड पार्टिसिपेंट। ये एक्सप्रेशन हमने इस तरह की रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। ये कोई भी जनरल रिएक्शन थी, और इस रिएक्शन का जब भी आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना रेट और कंसंट्रेशन रीडिंग से, तो आप इस तरह के फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जहां पर शॉर्टकट एप्लीकेबल है वहां पर इस टेबल का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन। यस, यहाँ पर है दिस वन। देखो ये क्वेश्चन है, आपको इस तरह का सेटअप दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक रिएक्शन दिया हुआ है और ये साथ में कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, हमको फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखते हैं शॉर्टकट यदि एप्लीकेबल है तो शॉर्टकट से ही कर देंगे, और यदि शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं तो हम किससे करेंगे, जनरल फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए उस टेबल की लिमिटेशन क्या थी, हमको एक ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो क्राइटेरिया क्या था, जिसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं इसकी कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए और बाकी अदर पार्टिसिपेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप देखो इस टेबल में ऐसे कोई दो एक्सपेरिमेंट हैं क्या जिनमें बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो और ए का चेंज हुआ है। तो आई थिंक आपको दिख रहा है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। आप ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पर बी का रीडिंग सेम है और ए का कंसंट्रेशन क्या, ए का कंसंट्रेशन देख लो चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 से। अब कंसंट्रेशन में देखो क्या चेंज हुआ है, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, अभी सेकंड को नहीं देखना। तो कंसंट्रेशन कितना किया देखो, 2 से 4 में 2 टाइम्स हो गया, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर डबल हुआ है। और फिर इन्हीं दोनों सेट के रेट भी कोरिलेट करो, रेट कितना हो गया, 1 का 4 में 4 टाइम्स हो गया है, तो रेट यहाँ पर 4 टाइम्स हो गया। ये देखना ध्यान से देख लो आप, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बी का कंसंट्रेशन सेम और ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ, और इससे रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब देखो शॉर्टकट में पीछे जो आपको बताया था, कंसंट्रेशन डबल से रेट का 4 टाइम्स हो जाना, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दिखाती है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाती है, करेक्ट है। तो ये रीडिंग जस्टिफाई कर रहा है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी, आई थिंक इट इज क्लियर, ए का ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब सेम टाइप से मान लो आपका बी का ऑर्डर निकालना है, तो शॉर्टकट ये कहता है जिसका ऑर्डर निकालना है उसकी रीडिंग कांस्टेंट, सॉरी उसकी रीडिंग चेंज होनी चाहिए जिसका निकालना है, और बाकी अदर पार्टिसिपेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप देखो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट है कि आपके पास जिसमें बी चेंज हुआ है और ए कांस्टेंट है, बिल्कुल है। कौन कौन सी रीडिंग, इस बार रीडिंग नंबर 1 और रीडिंग नंबर 2, इनको ध्यान से देखेंगे आप, ये पहली और दूसरी रीडिंग की बात कर लेंगे इस बार। तो देखो ध्यान से आप, फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में क्या हो रहा है इस बार ध्यान से देखो आप, ए का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, और यही क्राइटेरिया हमको रिक्वायर्ड था, जिसका कंसंट्रेशन निकालना वो चेंज होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट होना चाहिए। और बी की कंसंट्रेशन 4 से 8 कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। और यहाँ पर फिर इस रेट को कंपेयर करेंगे 1 से 2 में, से ये भी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डबल किया है और रेट भी डबल हुआ है। आप प्रीवियस स्लाइड में देख लेना, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट का डबल होना, दैट मीन्स ये ऑर्डर कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ जाएगा। तो ए का ऑर्डर 2 होगा और बी का ऑर्डर 1 होगा, दैट मीन्स आंसर विल बी सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्लियर कीजिए, ओके आगे चलते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के हम
रेट लॉ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखो डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी पहले से आपको बता दिया, द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। या जहां पर कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। और एक ऐसा सेटअप हम कंसिडर करके चलेंगे, लेट देयर बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे, ए टू पी, रेट कांस्टेंट ये स्मॉल के और के नॉट या के जीरो बोलो आप। फिर हम कंसिडर करते हैं इनिशियल टाइम जीरो पर इसको ए मान लेते हैं, ये जीरो प्रोडक्ट जीरो होता है टाइम जीरो पर जनरली। और आफ्टर टाइम टी ये सपोज क्या कि प्रोडक्ट एक्स बन गया, तो जितना प्रोडक्ट बना उतना रिएक्टेंट माइनस हो जाएगा, ए माइनस एक्स बचेगा। तो ये नोटेशन फिक्स कर लेना। हमने यहाँ पर क्या सपोज किया हुआ है, हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ है स्मॉल ए, क्या माना हमने, दिस इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए, इनिशियल मीन्स टाइम जीरो पर। और ए माइनस एक्स क्या है, ए माइनस एक्स इट इज द लेफ्ट क्वांटिटी, एल क्यू लिखेंगे इसको, आप पूरा लिख लेना, इट इज द लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ ए या रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ये टाइम टी के बाद कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है वो रिमेनिंग क्वांटिटी है। और ये एक्स क्या कंसिडर किया हुआ है, ये जो एक्स है इट इज द, इसको देखो दो तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी, टी क्यू लिखेंगे, इट इज द प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी, वो आप लिख लेंगे आफ्टर टाइम टी। ये टी टाइम के बाद कितना प्रोडक्ट बना ये वो क्वांटिटी है। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पर तो देख रहे हैं आप इसको कितना प्रोडक्ट बना, बट एक्स यहाँ भी तो आ रहा है, और ये क्या है कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ, कितना माइनस हुआ, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे, इट इज द डिकम्पोज क्वांटिटी, इट इज द डिकम्पोज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। तो एक्स को दो तरह से डिफाइन करेंगे, टाइम टी के बाद कितना रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ या टाइम टी के बाद कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ये वैल्यूज फिक्स है, बार बार इनको और ऑर्डर में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। अब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर विच इज एयर जीरो। ऑर्डर यहाँ पे कितना है, ऑर्डर यहाँ पे जीरो है, करेक्ट है। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आगे इसको ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल टू के, और किसी की पावर जीरो करते हैं तो कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, के इंटू वन, दैट मीन्स आर विल बी इक्वल टू के। और आर का एक जनरल नोटेशन क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। इसको देखते हैं कैसे, आर का नोटेशन फिलहाल आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, और इसको इक्वेशन वन मान के इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल रेट लॉ। आप पूरा वर्ड लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंशियल टर्म। अब देखो आर का आंसर हमने कहाँ से लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी, बहुत सिंपल सा है। अभी आपको बताया था रेट आप इन टर्म्स ऑफ ए भी लिख सकते हैं, मीन्स रिएक्टेंट की टर्म में, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो जब ए के रेस्पेक्ट में लिखोगे रिएक्टेंट तो माइनस, और जिसके रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं उसका डी बाई डी टी आता है, प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है, जिसका रेट लिखते हैं उसका डी बाई डी टी आता है, करेक्ट है। अब देखो किसी ब्रैकेट के साथ किसी कंसंट्रेशन के साथ यदि जीरो लिखा हुआ है तब तो ये टाइम जीरो की रीडिंग होती है, बट यदि किसी ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप फिक्स कर लेंगे ये टाइम टी की रीडिंग होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कौन सी रीडिंग है, टाइम टी की। अब देखो टाइम टी पर ए का कितना कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स, इसको हम लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी ए माइनस एक्स। यहाँ पर डी बाई डी टी, टी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो कौन सी रीडिंग, टाइम टी की रीडिंग है। अपने सेटअप में देखो टाइम टी पर कितना प्रोडक्ट है आपके पास, वो एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स बाई डी टी। डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब देखो जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं हम, जीरो। देखो डिफरेंशियल के फॉर्मूले जितने भी है ना, मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप उसको सर्च कर लेना चैनल पे, और वहां से आप डिफरेंशियल फॉर्मूले देख लेंगे, सही ना। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो मैं देखूंगा, मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंशियल फॉर्मूलों की समरी, वहां आप देख लेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, बिकॉज ए क्या, ए इनिशियल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, आपको पहले से पता होती है कितनी क्वांटिटी है, तो क्या बचा आंसर, केवल डी एक्स बाई डी टी। अब देखो बस एक बार आपको प्रूफ करके दिखाना था, आगे किसी और ऑर्डर में प्रूफ नहीं करेंगे।
आप रेट को बेसिक ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करो या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या बचता है, डी एक्स वाई डी टी। तो यहाँ पर इसलिए हमने आर के प्लेस पे क्या लिख दिया था, डी एक्स वाई डी टी। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक बार फिर से देखो, हमने एक सेटअप लिया हुआ है ए टू पी, के जीरो इनिशियली टाइम जीरो पर ए जीरो, आफ्टर टाइम टी ये ए माइनस एक्स और ये एक्स, और यहां तक स्टेप आ गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के नॉट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन डी आर एल। करेक्ट है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद सिंपली वेरिएबल सेपरेशन करेंगे आप, डी एक्स इक्वल टू के जीरो डी टी, या के जीरो डी टी को ऐसे लेफ्ट में लिख दो इक्वल टू डी एक्स। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना होगा। जहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है मींस इंटीग्रेशन विद लिमिट होता है, वहां पर कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना होता है। अब लिमिट्स देखो, टी का लिमिट वो आपको सेटअप में दिख जाएगा, टी का लिमिट जो आप सेटअप से देखो, टी का लिमिट सेटअप से आप देखेंगे क्लियर, एक मिनट, टी का लिमिट सेटअप से देखेंगे आप। ठीक है, सेटअप से देखो आप, टी कहाँ से कहाँ वेरी किया है, जीरो से टी, वो आपको सेटअप में दिख लिया क्लियर यहाँ पर। टी का लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी किया है, टाइम जीरो से टी वेरी कर रहा है, राइट है ना, टाइम का लिमिट जीरो से टी वेरी किया है। और एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी किया, जीरो टू एक्स वेरी किया, तो लिमिट ऐसे लिख देंगे टाइम जीरो से टी, और एक्स का लिमिट क्या, जीरो टू एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो ना, इंटीग्रेशन के भी फॉर्मुलों की समरी मैंने पूरा करके एक वीडियो बना डाला है, उसको देख डालना, जितने भी काइनेटिक्स में इंटीग्रेशन के फॉर्मुला यूज करेंगे सब आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, उस चैनल में सर्च कर लेना आप। फिलहाल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, जब भी इंटीग्रेशन डीएक्स लिखा हुआ है तो आप ऐसे याद रखो जो भी वेरिएबल है ये आंसर बचता है। जब भी इंटीग्रेशन वन का करना है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन ही करना था, तो जब भी वन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर में क्या बचता है, जो वेरिएबल होता है। या ऐसे याद कर लो, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर में क्या बचेगा, वेरिएबल। तो ऐसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे हम, के जीरो और टी हो जाएगा, वेरिएबल यहाँ पे टी है ना, लिमिट क्या जीरो से टी इक्वल्स इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर वेरिएबल एक्स जीरो टू एक्स। अब लिमिट एप्लीकेशन, लिमिट ऐसे अप्लाई करते हैं, एक बार टी के प्लेस पर अपर वैल्यू टी माइनस, ये फॉर्मूला है माइनस टी के प्लेस पर लोअर वैल्यू जीरो, ऐसे यहाँ पर एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट एक्स माइनस एक्स के प्लेस पर जीरो। तो बहुत क्लियर दिख रहा है, के जीरो टी इक्वल टू कितना आ गया, एक्स आ गया। और इसको क्या बोल देंगे हम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एज इट कम्स आफ्टर इंटीग्रेशन। आप पूरा टर्म लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, आई आर एल, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, बिकॉज इट कम्स आफ्टर इंटीग्रेशन। ओके, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बस एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसमें। तो हमने समरी करते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन ड्राइव किया, उसमें ये तो नोटेशन लिया हुआ है, ये हमने नोटेशन लिया हुआ है, टाइम टी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने ड्राइव किया, वो इतना आ गया, और इसका इंटीग्रेशन किया तो हमको मिल गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये क्या है, के जीरो टी इक्वल टू एक्स। ये फाइनली रिजल्ट समरी आप याद रखेंगे। और देखो केवल याद करने के लिए, माइंडेड केवल याद करने के लिए आप ऐसे कर लेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यदि आप डी हटा दें तो जो बाकी बचा वही तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, केवल याद करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है। आप देखो डी हमने हटा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एक्स बटे टी इक्वल्स के नॉट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ गया, के जीरो टी इक्वल टू एक्स। केवल इंटीग्रेटेड रेट लॉ को याद करने के लिए ट्रिकी अप्रोच हो गया, ठीक है ना। ओके, बट ऐसा ये लॉजिक नहीं है कोई भी, ठीक है ना, याद करने के लिए ट्रिक है केवल। और बस एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम, इन शॉर्ट एच एल टी लिखेंगे, आप पूरा वर्ड लिखना, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ से इंडिकेट करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, आप लिख लेंगे हाफ लाइफ टाइम इज दैट टाइम इन विच ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जितने टाइम में कोई कंसंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है वो उसका हाफ लाइफ टाइम होगा। तो देखो हाफ लाइफ टाइम के लिए हम टी को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, टी हाफ लिखेंगे। और जब हाफ लाइफ टाइम हो गया, ठीक है ना, हम ऐसे लिखेंगे
फॉर हाफ लाइफ टाइम टी को रिप्लेस करते हैं टी हाफ से, और हाफ लाइफ टाइम के बाद कोई भी कंसंट्रेशन अपने इनिशियल की कितनी बचती है, दैट मीन्स लेफ्ट क्वांटिटी कितना बचेगा, A/2, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी कितनी है A। और जब हाफ लाइफ की बात कर रहे हो तो ये कितना बचेगा, इनिशियल क्वांटिटी तो उसकी A थी, पर आपके पास कितना बचेगा हाफ लाइफ टाइम के बाद, आधा बचेगा A/2। और लेफ्ट क्वांटिटी का नोटेशन क्या माना हमने, A-x, तो इसको लिख देंगे A-x, यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे आप। सो A-A/2, किसी क्वांटिटी में से उसी का हाफ माइनस कर रहे हो तो उसका हाफ ही बचेगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, A/2। ये अप्लाई कर देंगे किसमें, आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर अप्लाई कर दो इसको। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से रिजल्ट आ जाएगा K0, टी को लिखा टी हाफ बिकॉज हम हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, और x को कितना लिख दिया, A/2, करेक्ट है। टी को हमने क्या लिख दिया, T1/2 बिकॉज हम हाफ लाइफ टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, और एक्स कितना आ गया था, A/2। तो इस तरह से हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का फॉर्मूला मिल जाता है A/2 के नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी ही काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फर्दर न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वगैरह अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।